बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज़ आवर 10th लेक्चर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। इसका टॉपिक है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी एंड मैस एम्पेरिकल फार्मूला। इसमें पहले हमने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी। आज हम देखेंगे कि वो हमें सेमी एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ किस तरह लीड करती है। ये बेसिकली इसका ग्राफ होता है। वाई एक्सिस पे हमारे पास V/A है जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट होता है, और जो A है ये हमारे पास मैस को शो कर रहा है। इसमें जो देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो पीक है हमारे पास वो 60 पे है और वहाँ से फॉल होता है, उसके बाद डिक्रीज की तरफ जा रही है चीज़। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास जो है अगला टॉपिक के रिमार्केबल फीचर्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। इसमें हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप इस ग्राफ को देखकर भी समझ सकते हो कि बेसिकली जो कर्व है हमारे पास वो रिलेटिवली कांस्टेंट होता है हैवी न्यूक्लियस के लिए। लाइट न्यूक्लियस के लिए रिलेटिवली कांस्टेंट नहीं रहता। और जो कर्व है जो जैसे मैंने भी आपको बताया वो एक पीक को रीच करता है जब A=60 होता है। वहाँ पे वो क्यों पीक पे है? क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियाई हैं वो टोटली बाउंड होते हैं, और ये हमें बताता है कि ये जो पीक के बाद डिक्रीज हो रहा है, एक पीक शो हो रही है, ये हमें सजेस्ट करता है ये पॉइंट कि एनर्जी दो तरीक़ों से गेन या लूज़ की जा सकती है। जब हमारे पास A60 से नीचे था यानी बिलो था 60 से A, तो हमारे पास जो लाइटर न्यूक्लियस थे उनको असेंबल करके एक हैवी न्यूक्लियर बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। इसको आप न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हो कि लाइटर न्यूक्लियस को इकट्ठा करके हैवी न्यूक्लियर बनाना। और अबव 60 ए जब 60 से ज़्यादा है तो हमारे पास हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक करके लाइटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट किया जाता है। इसको फिजन रिएक्शन या न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और ये जो कर्व है हमारे पास ये हमें लीड करता है टू द सेमी एम्पेरिकल मैस फार्मूला। सेमी एम्पेरिकल मैस फार्मूला जो है ये हमारे पास हमें न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके मैस के बारे में और उसकी कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और ये पार्शली बेस्ड ये टॉपिक थ्योरी पे है और इसमें ये कुछ इसके जो बेसिक्स हैं वो एम्पेरिकल मेजरमेंट्स पे भी हैं। अगर आपके पास एक न्यूक्लियस होगा, हमने पहले जैसे पढ़ा था, उसके अंदर Z प्रोटॉन्स एंड n इज इक्वल टू A-Z यानी मैस माइनस प्रोटॉन्स इक्वल टू न्यूट्रॉन्स, उसके अंदर n न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अब जो हमारे पास इधर इक्वेशन लिखी हुई है, जो फॉर्मूला आपको शो हो रहा है, इसमें क्या हमें बताया जा रहा है कि जो मैस है वो इक्वल है Z जो प्रोटॉन्स हों जितने भी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप मैस ऑफ प्रोटॉन से, n कितने न्यूट्रॉन्स हैं 6 एंड 7 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे मैस ऑफ न्यूट्रॉन से। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस हमने प्रीवियस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स में करके देख ली हैं किस तरह करते हैं। इसको माइनस किया है बाइंडिंग एनर्जी से और डिवाइड हो रहा है ये C² से। ये आपके पास बेसिक इक्वेशन है। जब आप अब इसमें बाइंडिंग एनर्जी को पुट करने के लिए आपको जो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी बाइंडिंग एनर्जी की, तो वहाँ से आप फिर इस इक्वेशन में से मैस निकाल सकते हो। ये इक्वेशन हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है कि इस मॉडल को यूज़ करते हुए वी कैन कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनी गिवन न्यूक्लियस। हम किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं और रिक्रिएट कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व को। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अंदर कितनी एनर्जीज हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, यानी ये कर्व कितनी एनर्जीज के मिल जाने से बन रहा है। तो इसमें हमारे पास 5 टाइप्स की एनर्जीज हैं: वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम एनर्जी, असिमेट्रिकल जिसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं आप, एंड पेयरिंग एनर्जी। दीज आर 5 टाइप्स ऑफ द एनर्जीज जो कि यूज़ हो रही हैं इस कर्व को बनाने में। इसकी इक्वेशन है आपके सामने लिखी हुई, EP that shows binding energy. It is equal to EV. EV is volume energy plus ES. ES is the surface energy. EA is the symmetrical energy. EC is the Coulomb energy and E rho is the pairing energy. ये सारी आप फाइंड करोगे EB और फिर इसको पहली वाली इक्वेशन में पुट करोगे। तो अब हम ये बारी बारी इन एनर्जीज को फाइंड करते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं। पहली एनर्जी है हमारे पास वो है वॉल्यूम एनर्जी।
वॉल्यूम एनर्जी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी में इसका मेन कंट्रीब्यूशन है। और इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पास वॉल्यूम एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास नंबर के, यानी मास नंबर के इंक्रीज़ होने के साथ ये वॉल्यूम एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और मास नंबर के डिक्रीज़ होने से ये डिक्रीज़ हो जाती है। इसमें हमारे पास प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के ए वी को ऐड किया गया है। ए वी हमारे पास कांस्टेंट के तौर पे आया है, प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट है, इक्वल का साइन लगाने के लिए इधर आया है। और जो ई वी है ये हमारे पास वॉल्यूम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी हमारे पास रिप्रेजेंट करती है कि कुछ न्यूक्लियॉन्स हमारे पास न्यूक्लियस की सरफेस पे होते हैं और इनकी एनर्जी लेस होती है नेबरिंग न्यूक्लियॉन से। अब ये हमारे पास कितने जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो कितने सरफेस पे होते हैं उनकी एनर्जी पे बात डिपेंडेंट है। तो इन न्यूक्लियॉन्स की नंबर इनका डिपेंडेंट है सरफेस एरिया पे न्यूक्लियस के। तो इसको ES से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरफेस एनर्जी, जो कि हम कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -4πr² के। तो इसमें कांस्टेंट का वर्ड ऐड किया गया है, कोई भी कांस्टेंट लेने के बजाय एज अ वर्ड कांस्टेंट लिख दिया गया है। E इक्वल है माइनस कांस्टेंट 4πr² के। इसके बाद हमने ये पहले एक दफ़ा जैसे पढ़ा था कि R इक्वल होता है R0 A की पावर 1/3 के, विद द माइनस कांस्टेंट 4π R0 का स्क्वायर एंड A 2/3, क्योंकि हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में R स्क्वायर है। तो माइनस कांस्टेंट 4π R0 स्क्वायर A रेज़ टू पावर 2/3। ES इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट साथ आएगा AS A रेज़ टू पावर 2/3। इधर AH हमारे पास 4π R0 स्क्वायर को लिखा गया है इस तरह से कि हमारे पास AS इक्वल होता है 4π R0 स्क्वायर के। हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, चूँकि उनका सेम चार्ज है तो उनमें रिपल्शन होती है और इस रिपल्शन की वजह से कूलम एनर्जी के इंक्रीज़ होने से बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास डिक्रीज़ हो रही होती है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी जो है पेयर ऑफ प्रोटॉन्स की, वो जिस डिस्टेंस से सेपरेट है उसको यूँ रिप्रेजेंट किया जाता है कि PE इज इक्वल टू -1/4πε0 E²/r z इंटू z -1/2। ये पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट की गई है और इसमें हमारे पास जो z इंटू z -1/2 है ये पेयर ऑफ प्रोटॉन है, पेयर ऑफ प्रोटॉन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें आप देखो इसके बाद जो हमारे पास एवरेज डिस्टेंस r है जिससे प्रोटॉन सेपरेटेड है, वो r इक्वल होता है R0 A रेज़ टू पावर 1/3। तो अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन में जो r है उधर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास -1/8πε0 R0 E² z इंटू z -1 A रेज़ टू पावर -1/3 लिखा गया है। ए डिनोमिनेटर में था, ऊपर गया -1/3 और E² z इंटू z -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। R0 -1/8πε0 के साथ है और इधर 8 बना जो z इंटू z -1 के नीचे 2 था, 2 4 सा 8। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इक्वल आई है -AC z इंटू z -1 A रेज़ टू पावर -1/3। इसमें AC जो है हमारे पास उसे इक्वल लिया गया है 1/8πε0 R0 और E² के। इसके बाद इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कूलम एनर्जी हमारे पास बेसिकली नेगेटिव होती है। आपको तो माइनस का साइन भी शो हो रहा होगा, बिकॉज इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को अपोज कर रही है, उसको बाइंडिंग एनर्जी जब कम हो रही है तो उसको अनस्टेबल न्यूक्लियस बना रही है ये, इस वजह से इसके साथ माइनस साइन है। इसमें हम जो हमारे पास कितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उससे आइडिया लगा सकते हैं बॉन्डिंग का। जैसे अगर आपके पास 2 पेयर्स हों प्रोटॉन के या 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हों, यानी आप जी की जगह 2 को पुट करो और कैलकुलेट करो तो इसका आंसर 1 आएगा, यानी इधर 1 बॉन्ड है। इसी तरह अगर 3 प्रोटॉन्स हैं आपके पास तो आप 3 को पुट करोगे तो आपको शो करेगा कि आपके 3 बॉन्ड हैं। इस इक्वेशन से आप बॉन्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्रिकल एनर्जी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिपेंडेंट है हमारे पास सिमेट्रिक इफेक्ट पे, उससे रिलेटेड बात है। तो जो हमारे पास लाइटर न्यूक्लियस होते हैं उसमें z इक्वल होता है n के, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। और ऐसे न्यूक्लियस हमारे पास अनस्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। और जब स्टेबिलिटी कम है तो इसका मतलब उसमें बाइंडिंग एनर्जी कम है,
ये बात लीड करती है टू द रिड्यूस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ये जो इफेक्ट है इसको सिमेट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो हमारे पास जो प्रोटॉन की एक्सेस है जिसे A-2Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमारे पास सिमेट्रिक एनर्जी इस एक्सेस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नेस के, यानी E is directly proportional to A-2Z whole square but inversely proportional to 1/A। तो इसको इसके अंदर जो ऐड किया गया है प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट A टो है -A टो, टॉर्क का जो सिंबल होता है -A टो हमारे पास कांस्टेंट है और A-2Z स्क्वायर बाई A ये हमारे पास सिमेट्रिकल एनर्जी की इक्वेशन। पेयरिंग एनर्जी बेसिकली हमारे पास एक एनर्जी है जो कि जिसे आप करेक्शन टर्म भी कह सकते हो, जो कि टेंडेंसी ऑफ प्रोटॉन पेयर्स और न्यूट्रॉन पेयर्स की वजह से अराइज हुई। इसमें हमारे पास 3 केसेस या 3 पॉसिबिलिटीज कंडीशंस होती हैं, इवन पेयर, इवन ऑड पेयर, ऑड पेयर। पेयर के लफ्ज़ की जगह आप न्यूक्लाई का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। जो हमारे पास इवन न्यूक्लाइज होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी हाई होती है, जबकि जो इवन ऑड पेयर्स होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं स्टेबिलिटी में, और जो ऑड न्यूक्लाइज हैं वो लीस्ट स्टेबल हैं और उनकी बहुत ही कम बाइंडिंग एनर्जी होती है। और ये टर्म हमारे पास इफेक्ट जो है स्पिन कपलिंग का उसको भी कैप्चर कर रही है। अब हमारे पास सारी एनर्जीज की वैल्यूज आ गई हैं, तो जो हमारे पास मेन इक्वेशन थी, इक्वेशन 1, उसमें हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। EB की जो हमने इक्वेशन निकाली थी उस इक्वेशन के अंदर जब आप इसमें देखोगे तो आपके पास वॉल्यूम एनर्जी, सिमेट्रिक एनर्जी और सरफेस एनर्जी, कूलम एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी, इन सारी वैल्यूज को इधर पुट करना है EB वाली इक्वेशन में। तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। और इसके बाद जो दूसरी इक्वेशन थी आपके पास जिसमें हमने मैथ्स देखा था, जो बहुत ही फर्स्ट में हमने इक्वेशन पढ़ी थी, उस इक्वेशन में हमारे पास प्रोटॉन्स हैं प्लस न्यूट्रॉन और माइनस हो रही है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी की जगह पे आपने वो सारी वैल्यू पुट कर देनी है जो EB की आई है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी मेन। हमारा आज का लेक्चर बाइंडिंग एनर्जी एंड मैथ्स एम्पिरिकल फार्मूला। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।